फायर कमेटी का बड़ा फैसला। जिन भी बिल्डिंग या संस्थानों ने नहीं लिया है फायर एनओसी, उनको कर दिया जाएगा सील। क्या आप भी हैं उनमें से शामिल जो कर रहे हैं बिना एनओसी के अपनी बिल्डिंग का कमर्शियल यूज? अगर हाँ, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपको करना पड़ सकता है एक भारी जुर्माने का सामना। ये क्या आफत आ गई है तो फायर एनओसी की। यार फायर एनओसी की जरूरत तो मुझे भी पड़ेगी। अगर आप भी बना रहे हैं फायर एनओसी लेने का प्लान, तो आप भी मिल सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट। हर समस्या का समाधान वीएबी कंसल्टेंसी में। हेलो, वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन। एक्चुअली अभी मैंने न्यूज़ देखा है, फायर एनओसी जिसके पास नहीं है वो सारे होटलों को सीज किया जा रहा है। मेरा होटल है और मेरे पास फायर एनओसी है नहीं, तो मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो सर, मैं आपका ऑनलाइन कंसल्ट बुक करूं या फिर आप ऑफिस विजिट करेंगे? मैं ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैं ऑफिस विजिट करके ही आपसे बात कर पाऊँगा। सर, आपकी कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। आप ऑफिस विजिट के लिए आ सकते हैं कल। सर, मेरा एक छोटा सा होटल है और आज मैंने न्यूज़ में मॉर्निंग में देखा कि सब जगह फायर एनओसी रिक्वायरमेंट है। जिनके पास नहीं है तो उन चीज़ों को सील किया जा रहा है। तो क्या मेरे होटल में फायर एनओसी जरूरत है क्या सर? आप कंसल्ट कर पाएंगे मेरे को? शर्मा जी, पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। थैंक यू सर। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह बिल्डिंग में आग लग जाती है, तब उसकी जांच होती है तो मालूम चलता है कि उस बिल्डिंग में उस संस्था के पास फायर एनओसी नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट ने फायर एनओसी के नए रूल्स बना दिए हैं। यदि आपकी होटल नए रूल्स के अंदर आ रही है और उसकी कंडीशन में आ रही है, तो आपको फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट है। सभी तरह की बिल्डिंग, चाहे से रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, इंडस्ट्रीज हो, वेयर हाउस हो, सभी तरह की बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी के नए रूल्स आ गए हैं। तो आपको कोई भूल नहीं करनी चाहिए। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको तुरंत फायर एनओसी लेनी चाहिए। सर, हमारी जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल है और उसका प्लान भी अप्रूव नहीं है, तो और हमारी बिल्डिंग किराए से भी है, तो क्या मुझे फायर एनओसी की जरूरत पड़ेगी? शर्मा जी, आपकी बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल्डिंग प्लान पास कराया नहीं कराया, और आपने तो किराए पे लिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फायर एनओसी के यदि नॉर्म्स आप पे लागू होते हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में है। तो रेजिडेंशियल का एक जनरल रूल्स है कि यदि आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है तो आपको फायर की एनओसी कंपल्सरी लेना है। लेकिन बहुत तरह की इस तरीके की बिल्डिंग होती है कि जिसकी हाइट कम होती है फिर भी फायर एनओसी लेना कंपल्सरी होता है। जैसे कि गेस्ट हाउस है, हॉस्टल है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स है, सर्विस अपार्टमेंट है। तो बहुत सी तरह की ऐसी बिल्डिंग होती है जिनमें है तो रेजिडेंशियल, लेकिन उनकी हाइट यदि 9 मीटर से ज़्यादा है या फिर उनका प्लॉट एरिया 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो आपको फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि आपको की बिल्डिंग रेजिडेंशियल है लेकिन आप उसमें होटल चला रहे हो, तो होटल चला रहे हो तो वो कॉमर्शियल में आ गई। अब आपके पास पट्टा चाहे से रेजिडेंशियल का हो लेकिन आप उसको यूज कॉमर्शियल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कॉमर्शियल के रूल्स लागू होते हैं। कॉमर्शियल के अंदर क्या है? कॉमर्शियल के अंदर होटल है, रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट हॉल है और अदर्स जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बिल्डिंग होती है वो सारी कॉमर्शियल में आती है। अब हम बात करते हैं होटल की। आप होटल चला रहे हो, तो यदि होटल की कोई भी बिल्डिंग है जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, ये उसकी हाइट 9 मीटर से ज़्यादा है, तो उन्हें कंपल्सरी फायर की एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। रेस्टोरेंट की बात करते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए रूल्स है कि उनकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। यदि उनकी सीटिंग कैपेसिटी 20% से ज़्यादा की है तो उन्हें कंपल्सरी फायर की एनओसी लेना है। उससे प्लॉट एरिया कितना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बैंक्वेट हॉल आज हम देख रहे हैं, जगह जगह बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, तो यदि बैंक्वेट हॉल की जो कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा है तो आपको कंपल्सरी फायर की एनओसी के लिए अप्लाई करना है। और जो बहुत सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं तो उनके लिए है कि यदि उनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है तो उन्हें फायर की एनओसी की ज़रूरत है। सर, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो मेरे पास में ही रहता है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल प्लस कोचिंग संस्थान दोनों चलाता है। तो
मैंने उससे पूछा कि आपके पास फायर एनओसी है, तो उसने बोला मेरे पास तो है नहीं। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल और कोचिंग के लिए भी फायर एनओसी की ज़रूरत है या नहीं है? शर्मा जी, आपसे मिलके तो मज़ा आ गया। आप अपने पड़ोसियों का इतना ध्यान रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि कोई भी नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सभी को फायर एनओसी लेना जरूरी है। चाहे से प्लॉट एरिया कितना भी हो, उन सब के लिए फायर एनओसी लेना कंपलसरी है। शर्मा जी, कोचिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलग अलग होते हैं। कोचिंग सेंटर के रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यदि उसकी बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर से ज़्यादा है या उसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तो है ही, कॉमर्शियल बिल्डिंग को है ही, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है उन सबको भी फायर एनओसी की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस का यदि जो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, जैसे प्लॉट एरिया कितना भी हो, तो उनको भी फायर एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। सर, आपने इतने अच्छे से मुझे समझाया, सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई। लेकिन मैंने मार्केट में पता किया तो कई लोग बहुत सारे इक्विपमेंट चार्जेस, हाई फाई चार्जेस और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे बता रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे अपने सजेशन से मुझे बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिससे मेरा जल्दी अच्छा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, थोड़ा सा मेरे लिए सहूलियत रहे। शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, घबराइए मत। जो आप चार्जेज की, इक्विपमेंट की, इसकी चिंता मत कीजिए। जो भी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चार्जेज लगते हैं, जो इक्विपमेंट लगाने होते हैं, वो हम सबको फॉलो करने हैं। आपको कौन से इक्विपमेंट लगाने हैं, कितना चार्जेज लगेगा और इसके क्या फॉर्मेलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए मैं आपको मेरी टेक्निकल टीम से मिलाता हूँ। वो आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। सर, आपको जानना था कि आपकी होटल पे लगेगी या नहीं लगेगी, क्या क्या सिस्टम्स रहेंगे। तो हम बात करें इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो ये सारे जनरली इक्विपमेंट्स हैं जो आपके लगेंगे। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे इक्विपमेंट्स आपके ऊपर अप्लाई हो, क्योंकि हमें होटल की हाइट और एरिया के हिसाब से इक्विपमेंट्स लगते हैं। अगर आपकी होटल की हाइट 15 मीटर से कम है और एरिया 300 से कम है मीटर स्क्वायर से, तो ओनली 3-4 इक्विपमेंट्स हैं जो लगते हैं। और यही अगर हाइट अगर 30 मीटर से ज़्यादा की है तो ऑलमोस्ट सारे लगेंगे, 1-2 को छोड़कर। ठीक है, हम बात करते हैं अब चार्जेस की बात करते हैं। तो ये सारे चार्जेस भी डिपेंड करता है कि आपका जुरिडिक्शन कौन सा है, प्लस एरिया कितना है, हाइट कितनी है। तो अगर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम कौन से में है आता है, उस पर डिपेंड करेगा। और जिन पे भी एनओसी लेना कंपलसरी है, जो कि बहुमंजिला है, उनके ऊपर सेस भी लगता है, जिसको हम टैक्स बोल सकते हैं, फायर टैक्स। और जो फायर एनओसी है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, और अगर उसको 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना है तो उसके लिए 15 दिन पहले ही हमें एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आपने जो मुझे बताया सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है, बस मुझे आप डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। जी सर, सबसे पहले तो टाइटल पेपर लगेगा बिल्डिंग का, बिल्डिंग प्लान लगेगा प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड, एग्जिट फायर प्लान, और वर्किंग कंडीशन में जो भी है ना फायर के सेफ्टी मेजर्स जो हमने ले रखे हैं, जो इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, उन सब की फोटोज लगेंगी। ये सब चीज़ें हमको चाहिएंगी। और बाकी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको है ना व्हाट्सएप भी कर दिया। तो आपके सजेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम डर गया था न्यूज़ देख कर कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। बड़े अच्छे से आपने मुझे समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी चीज़ों को रिकमेंड करूँ। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट, डेडिकेटेड टीम है, जिसके द्वारा फायर एनओसी, ग्राउंड वाटर एनओसी, बार लाइसेंस, लैंड यूज चेंज, फूड लाइसेंस, पर्यटन विभाग से प्रोजेक्ट अनुमोदन, एनवायरमेंट कंसल्टेंसी से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले लीगल टीम के द्वारा केस की स्टडी की जाती है, उसके बाद दूसरी टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर साइट विजिट भी की जाती है। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं।
अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी की अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे।